आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर पहुंची अलका लांबा, मीडिया से की चर्चा। शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावट के नाम जहर परोसने का कार्य भाजपा सरकार ने किया। मध्य प्रदेश के सिलावट मंत्री और मिलावट एक ही हैं। भाजपा सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। घोटाले की सूची जारी की। 78,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हुए। सरकार का दावा 80 करोड़ लोगों को राशन देने को लेकर कहा रोजगार 2 युवाओं को। कर्नाटक और हिमाचल में औंधे मुंह गिरी भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज को लेकर, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। शिवराज सरकार धोखेबाज है। बिजली को लेकर की घोषणा। 1 किलोवाट की बिजली 2 किलोवाट कर दिया। राजस्थान में चुनाव है और कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की टीम पहुंचा दिया। नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। उज्जैन की घटना को लेकर मिली 1500 रुपए की मदद के बाद उसे छोड़ दिया गया। सांसद ब्रजभूषण सिंह पर साधा निशाना। अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद की थी FIR दर्ज। कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना। की रंजना बघेल का टिकट कटवा दिया। दिल्ली से भोपाल तक लगवा दी दौड़। भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। राजस्थान की तर्ज पर हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर लेंगे। कांग्रेस सरकार आते ही 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी कार्रवाई। कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना। कैलाश विजयवर्गीय पर भी है रेप का मामला दर्ज। इनके खिलाफ भी चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय अपने गिरबान में झांके। सनातन धर्म सबका है। बजरंगी की तुलना बजरंग बली से कर दी। कर्नाटक में जनता ने भाजपा सरकार को औंधे मुंह गिराया। मैं आपको फिर कहूं, लोकतंत्र है, विरोध किसी चीज का नहीं होता है। अब महिला आरक्षण कानून 30 सालों में नहीं हो पाया तो क्या हम विरोध कर रहे थे? नहीं, हमने प्रयास किए। हमने इसके लिए भी प्रयास किए। पूर्ण बहुमत लास्ट कब था? 1984 में। कितने साल हो गए? 2024 में 30 साल। 30 साल से कांग्रेस के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। विश्वास लोकतंत्र में सहयोगी दलों के साथ यूपीए सरकार रही, सहमतियां बनाई। जिन मुद्दों पर सहमतियां थी हम आगे बढ़े, उसे लागू किया। जहां सहमतियां नहीं बनी वहां सहमतियां बनाने में प्रक्रिया में लंबा समय लगा। बात इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान पे खड़ा है। मुझे वर्तमान में चिंता है कि वर्तमान मेरा भविष्य तय कर रहा है। इतिहास में जो हुआ उससे सबक लेना है। आज की तारीख में भाजपा जातीय जनगणना की कट्टर विरोधी है। कारण वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं देना चाहती है। और वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से वचनबद्ध है कि हम जिन जिन राज्यों में आते जाएंगे वहां जातीय जनगणना होगी और जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक, नौकरियां हो, हर चीज उसमें मिलेगा। लास्ट आखिरी और लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और अखिलेश यादव को इतनी तलखी के साथ अपनी बातें कहनी पड़ी और आज तक उसका कोई समाधान नहीं। इसी में आप पार्टी को भी ऐड कर लीजिए। धन्यवाद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का दल है, हमारे समूह में शामिल है। और वो समूह बहुत ही मजबूती से, कामयाबी से 2024 के चुनावों के मद्देनजर भाजपा की तानाशाह, लोकतंत्र संविधान की हत्यारी सरकार को बर्खास्त करने के लिए जनता के दम पर आगे बढ़ रहा है। 545 सीटें, लेकिन 543 सीटों पर हमारी कोशिश है 2024 में इंडिया का एक उम्मीदवार आपको मजबूती से खड़ा हुआ दिखे। जहां तक राज्य के चुनावों की बात है, इस बात को आप भी मानते हैं, कांग्रेस भी और जनता भी इस बात को हमें कह चुकी है। सीधा मुकाबला 5 राज्यों में भाजपा, 5 में नहीं 3 में और 2 में क्षेत्रीय दलों के साथ सीधा कांग्रेस का मुकाबला है। और यहां पर जो राज्यों के चुनाव है वहां पर इंडिया अलायंस क्षेत्रीय दलों के साथ राज्यों के चुनावों के लिए नहीं बना है। उन्हें आजादी है, वो लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है। समाजवादी हो, आम आदमी हो या फिर और हमारे इंडिया समूह के, उनका स्वागत है, लोकतंत्र है। लेकिन ये जो अलायंस है ये देश के राष्ट्रीय चुनावों के मद्देनजर 2024 के लिए बना है और कांग्रेस इन चुनावों में सीधे अपने दम पर भाजपा को हराते हुए, सत्ता से बर्खास्त करते हुए जनता के दम पर दिख रही है। एक बात छिड़ा है कि वहां पर इंडिया की जगह भारत किया जा रहा है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर डीके शिव कुमार बोल चुके हैं कि वहां नहीं बदला जाएगा। मध्य प्रदेश में यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या यहाँ पर इंडिया को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? आप इंडिया भारत को बदलने की बात कर रहे हैं, थोड़ा नजरिया बड़ा करिए, पता लगेगा कि सिर्फ विवाद इंडिया और भारत के बीच का नहीं है।
भारत के संविधान से छेड़छाड़ करने के प्रयास है, जो आरोप हम भाजपा पे लगाते हैं। क्या कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1? कोई विवाद नहीं है, भारत अर्थात इंडिया है और सदियों से चलता आ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने क्या किया? बेफालतू का विवाद खड़ा कर दिया है। और अब एनसीईआरटी की अगर आप बात करेंगे तो हम तो कह रहे हैं बहुत सी संवैधानिक संस्थाओं में संघ मानसिकता के संविधान विरोधी लोगों को बिठा दिया गया है, जो इस तरह से संविधान से, अभी तो पहले पन्ने पहले अनुच्छेद से छेड़खान है, अभी तो पूरा संविधान बदलने के इनके प्रयास हैं कि किस तरह से संविधान में जो हक हमारे ओबीसी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों को मिले उससे कैसे छीना जाए। तो ये एक पहला प्रयास है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम जातीय जनगणना हो या इस तरह का जो भी प्रस्ताव है उसका जो है इसका विरोध करते हैं। जातीय जनगणना हम इसके लिए बिल्कुल कह रहे हैं। कुछ चीजें जिसका संघ भाजपा उसकी विचारधारा विरोध कर रही है, हम उसका करके दिखाएंगे। और जिसका जितना हक, जैसे महिला आरक्षण में आपने देखा कि कानून बन गया तो क्या मतलब? मध्य प्रदेश के चुनाव में 33%, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में महिलाएं लड़ती दिखनी चाहिए थी ना। कानून बन गया, लेकिन कानून का लाभ मिलते हुए दिख रहा है नहीं। कब तक होगा? 5, 10, 15, 20 साल, कुछ मालूम नहीं। हमने कहा आज लागू करिए, अभी लागू करिए, इन चुनावों में लागू करिए, ये विपक्ष कह रहा है। और ओबीसी महिलाओं को हक दीजिए, ये विपक्ष कह रहा है। कहीं कोई बाधा नहीं थी, एक स्वर उठना था और लागू होता। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, ये बेवजह के विवाद है। आप पत्रकार साथी भी जानते हैं कि हमारे जो बच्चे, भावी पीढ़ी है, उसको आप इस तरह के विवाद में उलझाकर देश का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। आखिरी बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी। ऐसी चर्चा है कि इंदौर कलेक्टर इलैया टी राजा भिंड में फर्स्ट टाइम जब कलेक्टर थे तो ईवीएम टेम्परिंग करते हुए उनको हटाया गया था। तो क्या कांग्रेस ने इंदौर में उनकी, इंदौर जैसे शहर की वो कलेक्टर है, तो क्या आप उन लोगों को? देखिए, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार साथी से ये सवाल आने से ये साबित हो गया कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है चुनाव आयोग की प्रक्रिया, ईवीएम या उन पे दबाव पर, वो सच साबित होते हैं कि ये चीजें हो रही है। अब बात ये कि हम चुनाव आयोग गए, हम अभी नामांकन भी नहीं हुए, 2 बार हमारे सीनियर नेता दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय हो आए हैं। एक पे तो एफआईआर भी हो गई है। किस पे हुई है वो एफआईआर? गोविंद राजपूत, पैसे के लालच के आरोप है, एफआईआर हो चुके हैं। हम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, लोकतंत्र के वोट का जो विश्वास है लोगों का, उसकी हत्या नहीं होने देंगे। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। हाथ कांग्रेस का निशान, बटन दबाइएगा, चिंता मत करिएगा। ईवीएम हो या दिल्ली तक लड़ाई हो, हम उनके साथ लड़ेंगे। हमें मालूम है इन सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का पूरा दिल्ली का दबाव है। इलेक्शन में फ्रीबीज एक बड़ा मुद्दा है कि क्यों दोनों पार्टीज कंपटीशन कर रही हैं फ्रीबीज देने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा क्या फ्री में किस जनता को देगा। तो ये मुद्दा क्यों बन गया बनिस्बत ये सारे मुद्दों के? आप एक पत्रकार हैं, मैं पत्रकार को बहुत करोड़ोंपति, पूंजीपति नहीं मानती हूँ। वो भी एक आम आदमी है, संघर्ष करता है, अपना इतनी महंगाई में गुजारा भत्ता करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने आपसे वायदा किया कि मैं आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगी और मैं आपको बेरोजगार रखा हुआ है। मैं आपको वायदा करती हूँ कि मैं महंगाई को कम करूंगी। मैं वायदा करती हूँ कि आपको मैं महंगाई से राहत दूंगी, और मैं नहीं करती हूँ ऐसा। और उसके बाद हम अगर कहते हैं कि हम आपको महंगाई से राहत के लिए, बेरोजगारी से राहत के लिए हम आपको आर्थिक मदद देंगे। महिलाओं को 500 रुपए का मैं सिलेंडर दूंगी, मैं 1500 रुपए उसको महंगाई से लड़ने के लिए दूंगी। मैं किसान का कर्ज माफ कर दूंगी। पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ हुआ, रेवड़ी नहीं लगा। कहीं टीवी पे डिबेट नहीं, कल भी मैं एक चैनल पे डिबेट कर रही थी। रेवड़ी, अरे जो किसान को मिल रहा है, दलित, आदिवासी, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं को मिल रहा है, वो रेवड़ी है। लेकिन जो अडानी अंबानियों के पूंजीपति मित्रों के करोड़ों के कर्ज माफ हो गए, संपत्तियां नीलाम हो गई। देश 50 लाख करोड़ के कर्ज में था कब? 1947 से लेकर 2014 तक। कितना? 50 लाख करोड़। आज मात्र 10 साल में देश पे कर्ज कितना है? सारा संपत्तियां बेचने के बाद भी 1,50,000 करोड़। मात्र 10 साल में 1 लाख करोड़ जो है वो कर्ज देश पे बढ़ा है। तो बात यह है, हम
गरीब मजदूर किसान की चिंता करेंगे और उसका दम घुटने नहीं देंगे, किसान को फांसी नहीं लगाने देंगे, युवा बेरोजगार को हताश होकर निराश होकर गलत कदम नहीं उठाने देंगे। हम उनको राहत के लिए जो प्रयास, जब तक मध्य प्रदेश या देश अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक हम उन्हें जिंदा रखने के लिए ये सब प्रयास करेंगे। भाजपा को जितना चुभे हमें उसकी परवाह नहीं है। 80 करोड़ लोगों को सीना ठोक ठोक कर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में आपने कहा मैंने मुफ्त वैक्सीन लगाया है, तो वो क्या था? वो रेवड़ी था या वो नहीं था? आज मैं सिलेंडर देकर महिला का चूल्हा ठंडा होने से बचा रही हूँ, युवा को, किसान को आत्महत्या से बचा रही हूँ, उसको मदद कर रही हूँ। और ये पैसा कहाँ है? किसका है? आप ही का तो है, जनता का पैसा ना, टैक्स पेयर में है। मैं उससे पूंजीपति का कर्ज माफ करूं या मैं किसान का कर्ज माफ करूं, ये तो मेरे ऊपर है। वो पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं जो रेवड़ी नहीं है, और मैं अगर उसी आपके करदाताओं के पैसे से राहत दूं तो वो रेवड़ी है। तो मैं माफी चाहूंगी, भाजपा की नजर में रेवड़ी होगी, हमारी नजर में ये राहत है। इसके बाद आती हूँ सर। आपने अभी कहा कि चुनाव अडानी जी की बात की है, किसकी? गौतम अडानी। अच्छा, तो राजस्थान में आपकी सरकार है, गहलोत सरकार, वहाँ 65,000 करोड़ का निवेश गौतम अडानी ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो सोलर पार्क वो 10,000 मेगावाट का वो बना रहे, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम बना रहे, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना रहे, वहाँ उनको जमीन अलाट हो गई है, खदान माइनिंग के लिए उनका एग्रीमेंट हो गया है। तो क्या राजस्थान में गौतम अडानी अलग है, ईमानदार है, और दिल्ली में बेईमान? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली में बेईमान है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ईमानदार है। क्यों? भाजपा ने अडानी को प्रोजेक्ट दिए, देश की संपत्तियां दी, क्या कोई पारदर्शिता रखी? कोई कंपटीशन था? राजस्थान में अगर टेंडर हुआ तो पूरा ओपन टेंडर प्रक्रिया हुई। अब हम नहीं चाहते थे कि हम अडानी से बिजली लें, लेकिन क्या है, मैं आपको उदाहरण दे रही हूं, आम आदमी को समझ आए आपका सवाल और मेरा जवाब। एक महिला है, बाजार जाती है टमाटर खरीदने है, उसे वो पूरा बाजार घूमती है, उसे टमाटर नहीं मिलता है, टमाटर सारा एक ही रेडी पर रख दिया गया है। अब उसकी मजबूरी है, या तो वो टमाटर ना खरीदे, राजस्थान बिजली ना खरीदे, और अगर खरीदनी है तो उसी रेडी से खरीदनी है। यही हाल देश के अंदर छोटे एमएसएमई, कुटीर लघु उद्योगों को, इंडस्ट्रियों को, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को बर्बाद करने का काम भाजपा ने किया। और सारा बिजनेस, पोर्ट, आपकी पावर, आपकी हर चीज दो पूंजीपति मित्रों के हाथ में, और खास अपने जिनके जहाज में प्रधानमंत्री जी गुजरात से बैठ के शपथ लेने के लिए उनको सौंप दिया है। आपके पास कुछ और चारा ही नहीं है कि अगर आपको बिजली पावर लेना है तो कहां से लेंगे? अगर अडानी ही उसका सब कुछ हो गया है तो आप या तो बिजली नहीं देंगे लोगों को और या अडानी से लाकर देंगे। लेकिन जब हम अडानी से लाकर दे रहे हैं तो क्या हम समझौते कर रहे हैं? पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार है, मुंह मांगे दाम दे रहे हैं? नहीं, हम अपनी कीमतों पर, अपने दामों पर टेंडर देकर बिजली खरीद रहे हैं और उसके बावजूद भी उसमें सब्सिडी देकर जनता को राहत दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और आपके सवाल मेरी आगे की लड़ाई को हम सबको हिम्मत देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। निशा जी को किस पार्टी से उम्मीद हुई कि मैं प्रशासन से जनता सेवा में आऊं? कांग्रेस से उम्मीद हुई, भाजपा से नहीं हुई। और बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश थी कि वो फैसला अगर ले रही है उसका स्वागत करते हैं, और हमने विचार किया ईमानदारी से पार्टी के अंदर। अब बात ये थी कि प्रशासन उनका इस्तीफा स्वीकार जब तक नहीं करेगा वो हमारी सदस्यता नहीं ले सकती, ना उम्मीदवारी का नामांकन भर सकती। प्रक्रिया देरी हो रही थी, लगातार पार्टी में मंथन चल रहा था और तुरंत ये फैसला हुआ कि शायद उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा या उनके नामांकन में रोड़ा तक आकर नामांकन रद्द तक कराने का भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। इसलिए प्रक्रिया लंबी जा रही थी, यहां फैसला हो चुका था, पार्टी अपनी उस एक सीट का फैसला कर चुकी थी। अब उस पर वापस विचार करने के लिए थोड़ा सा अब मुश्किल है क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आगे बढ़ना है, पर बिल्कुल उनकी सेवा हर तरीके से मध्य प्रदेश के लोगों को मिलती रहेगी, यह हम सुनिश्चित करें। मैडम मेरा एक सवाल है कि चुनाव के बाद 1234 गुना संपत्ति उनकी बढ़ी है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ईडी सीबीआई इनके घर नहीं जाती है। बीच चुनाव में 15 दिन का चुनाव है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे के यहाँ ईडी बैठा हुआ है ना। छत्तीसगढ़ में पूरी ईडी चुनाव लड़ा रही है भाजपा को। हमारा यही आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता दिखानी चाहिए।
आप पत्रकार साथियों से ये बात आ रही है कि एक मंत्री जो रहे हैं, ये तो एक है, 18 सालों में मध्य प्रदेश को, खजाने को खोखला करने वाले ये लोग हैं कि आज भी गरीब हो, बेरोजगारी हो, महंगाई चरम पर है, आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं, और इनके करोड़ों के इनकी संपत्तियां और इनके जो है वो बच चुके हैं, लेकिन ईडी सीबीआई उसकी जांच नहीं करती है। हम बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जनता के दम पर हम इन सभी जानकारियां जो आ रही है, जो है और जो सरकारी फाइलों में दिखेंगी, मैं आपको बता रही हूं, पहले 100 दिन पर सूली पर इन भ्रष्टाचारियों को चढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। ये तो नामांकन में सौंप दिया उन्होंने। नहीं, वही तो कह रही हूँ, यही तो आधार है जो चुनाव आयोग को भी पूछना चाहिए। मैंने देखा एडीआर का सर्वे कि किसकी संपत्ति कितनियां हो गई है, उसका आधार क्या है, उसका सोर्स क्या है, कितने आपराधिक, अति गंभीर आपराधिक छवि वाले बलात्कार के आरोपी, आई थिंक कैलाश विजयवर्गीय जी आपके यहाँ से हैं, उन पे भी बलात्कार जैसे गंभीर आरोप एडीआर ने कहा है, चुनाव आयोग ने भी, कि इन सबकी सूचना बड़े अखबार में इश्तिहार से राजनीतिक दलों को देनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर राजनीतिक दल अपने आपराधिक अति गंभीर बलात्कार, हत्या तक के आरोप है और मंत्री पदों पर बैठे हैं, उनके खिलाफ अगर पार्टियां नहीं अखबारों में छापेंगे इश्तिहार, तो चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा और हम भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया कांग्रेस से मेरे साथी आदरणीय सापरा जी, गुरजीत चड्ढा जी जिला अध्यक्ष, विशाल अग्निहोत्री जी, महेंद्र जोशी जी और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी, मैं कहूंगी निडर पत्रकारों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि इंदौर की खबरें भोपाल में बैठकर पढ़ी और दिल्ली में बैठकर पढ़ी। निडर इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी कलम बिना डरे सत्ता को आईना दिखाने का काम लगातार करती रही पिछले 18 सालों में। बहुत से मुद्दे जनता के आपने मुखरता के साथ उठाए और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उन्हें अपने कदम एक बार नहीं अनेकों बार वापस लेने पड़े। कल ही मैंने भोपाल में प्रेस वार्ता की जिसमें शुद्ध के लिए युद्ध कि किस तरीके से मिलावट के नाम पर खाद्य पदार्थों में त्योहारों के समय पर हर बार की तरह जहर परोसने का काम भ्रष्ट भाजपा सरकार यहां की लगातार कर रही है। हर चीज में मिलावट है, कार्रवाइयां नहीं है, अगर कार्रवाई होती है तो पर्दे के पीछे लेन देन करके समझौते कर लिए गए मिलावट खोरों के साथ और उनकी फाइलें दिल्ली के गृह मंत्रालय तक गई, उनके केस खत्म करने पर और समझौते वहां हुए, लेन देन करके उनके मामले रफा दफा कर दिए गए। मध्य प्रदेश के ही सिलावट और मिलावट, सिलावट मंत्री जी का नाम है और मिलावट ना हो ये इनकी जिम्मेदारी है। बयान है 2019 का, आ गया 2023, क्या मिलावट रुकी? जहर परोसना कम खत्म हुआ? नहीं, उल्टा अपराधियों को बचाने का काम यहां पर लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ही जितने मामले मिलावट के दर्ज हुए इसमें से 85% मामलों पर कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ मामला दर्ज करके पिछले दरवाजे से समझौते किए जा रहे हैं और उन्हें बच निकलने का जो है वो मौका दिया जा रहा है। विधायक रहे भाजपा के, अभी शायद टिकट कट गया है, इन्हें तो गुटखा, मिठाई नहीं खाते पर गुटखा खाते हैं, वहां खाने से पता लगा कि उसमें भी मिलावट है, उनको भी अपने स्वास्थ्य की चिंता होने लग गई। हेडलाइन यहां पर आपके यहां पर बनी। भ्रष्टाचार के मामले हो, घोटाले ही घोटाले, लिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिखित में आपको ये घोटालों की पूरी सूची सौंपी है। क्या भाजपा इस सूची के खिलाफ कोई आवाज उठा पाई? हमारे खिलाफ कोई अवमानना का केस या कहीं कोई ऐसा कि हमने इसमें कोई गलत कुछ कहा है? चुप है इस पे, क्योंकि इस पे कुछ बोलेंगे नहीं। जो हम लोगों ने घोटाले ही घोटाले की 2 पन्नों की, 4 पन्नों की अगर मैं कहूं ये सूची जारी की और एक एक घोटाले के बारे में, आयुष्मान घोटाला, चावल घोटाला, फसल क्षतिपूर्ति घोटाला, आदिवासी जमीन घोटाला, आपका स्मार्ट क्लास के नाम पर घोटाला, मिड डे मील के नाम पर और पोषण आहार के नाम पर घोटाला।
बच्चे भविष्य है वो मध्य प्रदेश का, आदिवासी समाज से आते हैं। ये 78,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री से जब पूछा गया कि विश्व के भुखमरी के आंकड़े आते हैं और पता लगता है कि 127 देशों में 111 नंबर पर भारत खड़ा है। इससे ज्यादा असंवेदनशील, अज्ञानी मंत्री हम लोगों ने नहीं देखी होगी। और जवाब उनका यह था कि वो भी सुबह फ्लाइट से 4 बजे निकली, एयरपोर्ट पहुंची, जहाज में बैठी और उसके बाद एक कार्यक्रम में गई। उन्होंने नहीं कुछ खाया, इसलिए उनको फोन करके पूछा तो वो कह रही है मैंने नहीं खाया। तो यानी कि वो कुपोषण की भुखमरी के 3,000 लोगों में उनकी गिनती हो गई। संवेदनशीलता देख रहे हैं। सरकार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। उन्हें आपसे मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, उन्हें आपसे रोजगार चाहिए और चाहिए कि आप महंगाई पर लगाम लगाएं। लेकिन आपने साल में 2 करोड़ नौकरियों का वायदा, डबल इंजन की सरकार, कितनी करोड़ नौकरियां दी आपने? बेरोजगार है लोग, महंगाई अपने चरम पर है। टमाटर और प्याज के रेट पूछ लीजिए, 30-40 रुपए किलो टमाटर और प्याज बिक रहा है। किसान को उचित दाम नहीं है, एमएसपी पे कानून नहीं है। आय दुगनी की बात आपने की थी प्रधानमंत्री जी, लेकिन 2018 में इसी तरह जैसे आज 5 राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, 2018 में भी चुनाव हुए। 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के बावजूद लोगों ने भाजपा को शिकस्त दी, हराया और 5 राज्यों से बाहर कर दिया। अभी हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल चुनाव हुआ। किसकी सरकार थी कर्नाटक और हिमाचल में? अभी साल भर भी नहीं हुआ, भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी वहां प्रचार करने गए, लेकिन क्या हुआ? औंधे मुंह आकर हिमाचल कर्नाटक की सरकार गिरती है। क्यों गिरती है? ये कौन गिरा रहा है? कांग्रेस ने गिराई? नहीं, इसका सारा श्रेय हमारे सरकारी कर्मचारियों को जाता है। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, किसने पूरा किया उनकी सरकारी कर्मचारियों की मांग को? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने उन्हें लागू किया और उसी की तर्ज पर हम हिमाचल का चुनाव जीत कर आते हैं। यहां पर भी हमारा वायदा है, जितने भी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पहली कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह से हमने अपने राज्यों में किया है ओपीएस लागू करेंगे। किसान कर्ज में डूबा हुआ है, इन्हें मिलाई दिख रही है, रेवड़ियां दिख रही हैं। जब पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ करते हैं तब उन्हें वो रेवड़ी नहीं दिखती। लेकिन आप किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए, आप उनको कर्ज से डूबने से बचाने के लिए हताश निराश होकर अपने खेती का हल छोड़ने की जो वजह बन गया है, उससे राहत के लिए उनका कहते हैं हम सारा कर्ज माफ करेंगे। जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, उसी तर्ज पे हमारी मध्य प्रदेश में बनने वाली सरकार पूरी तरह से किसानों का कर्ज माफ करके उन्हें राहत देने की बात करती है और आपको छटपटाहट होती है। बिजली घोटाला, ये हाल ही में एक बहुत बड़ा सच्चाई सामने आई है और मैं पत्रकार साथियों को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं और हम मानते हैं जब भाजपा ने बीच चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीच में ईडी भेज दी है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी है कि बीच चुनाव में आपकी जो परेशान करने की कोशिश है कि किसी तरह जो आपको सीधे टक्कर देकर मुकाबले में हरा रहा है, उसे ईडी का डर दिखाकर उसकी जो अकाउंट सील करके उसकी जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को बाधित करें। स्वाभाविक है, राजस्थान पहुंच चुकी है ईडी, छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से काम चल रहा है और बिल्कुल मध्य प्रदेश हम तैयार हैं। हम 1 इंच ईडी से डरकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम डटकर ईडी का भी, सीबीआई का भी, इनकम टैक्स का भी, पुलिस प्रशासन का भी डटकर मुकाबला करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे संवैधानिक संस्थाओं पर जो विश्वास है जनता का वो बना रहे और हम तैयार, और हमें बिल्कुल मालूम है ये छापे पड़ने वाले हैं जल्द। इंडिया ब्लॉक से कई सर्वे किए गए आपकी पार्टी के द्वारा, टिकट देने के लिए बहुत मेहनत की गई, उसके बाद भी 60 टिकट बदल दिए गए, क्या कारण है? क्या सर्वे में कोई गड़बड़ी हुई थी? नहीं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 137 साल पुरानी एक इकलौती पार्टी जिसमें लोकतंत्र है।
जहां पर अंत तक सुना जाता है कार्यकर्ताओं को और जनता के फीडबैक को कंसिडर किया जाता है। उसका उदाहरण है कि भाजपा की तरह नागपुर से अध्यक्ष नहीं थोपे जाते हैं। हमारे अध्यक्ष जो है वो एक दलित समाज से, कर्नाटक से आते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए हैं। इसलिए जो लोकतांत्रिक तरीकों से चुना हुआ अध्यक्ष होता है ना, वो लोकतंत्र को जिंदा रखता है। उसी लोकतंत्र को जिंदा रखने के तहत 230 सीटों पर किसी तरह का कोई विवाद, कोई आपत्ति नहीं हुई और चुनाव बहुत बेहतर है। लेकिन इन सीटों पर हमारा जो समीकरण को लेकर, जनता के फीडबैक को लेकर, हर चीज को लेकर हमारी कुछ और चीजें थी, सामने आई, दरवाजे पार्टी के खुले थे, चर्चा हुई, सर्वसहमतियां बनी और इन सीटों पर सर्वसहमति से हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है जो सबको मंजूर है और हम आगे बढ़ के नामांकन करने जा रहे हैं इन 230 की 30 सीटों पर। धन्यवाद। मैडम, मिलावट वाले तुलसीराम सिलावट There is only one occasion of ये इलेक्शन की जो बजने के बाद प्रियंका जी एक बार आई है, राहुल जी एक बार आए हैं, उसके अभी 1-1.5 महीने से कमलनाथ जी, अभी 30 तारीख को कमलनाथ जी आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, बिल्कुल हम आएंगे, ईडी पीछे लगाए, प्रशासन परमिशन ना दे। हमारे नेताओं के जो दूर दूर जगहों पर जाना है, हेलीकॉप्टर की इजाजत है, मंडल लगाना है, हर चीज में हमें उनको 2 घंटे लग रहे हैं, भाजपा को परमिशन लेने में हमें 2-2 दिन लग रहे हैं। मैं चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रही हूं, पर सोचिएगा क्या ये सच है या नहीं कि मुख्य न्यायाधीश की 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त और उनके 2 सदस्यों की नियुक्ति अब सरकार नहीं, एक पैनल करेगा, निष्पक्षता से करेगा। और उस पैनल में कौन होगा? देश के प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होगा और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्या किया? डरी हुई सत्ता ने अपने हाथ से सत्ता जाते हुए देखकर ऑर्डिनेंस लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए और फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस पर पूरा देश न्याय के लिए उम्मीद करता है, विश्वास करता है, उन पे इन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें बाहर कर दिया गया। और कौन अब न्याय फैसला करेगा? कौन होगा मुख्य न्यायाधीश? कौन होगा अपना चुनाव आयोग का जो है चीफ और 2 सदस्य? प्रधानमंत्री जी करेंगे, उन्हीं का एक कैबिनेट मंत्री कानून मंत्री करेगा और नेता विपक्ष करेगा। रेशो क्या होगा? 2:1, यानी कि जो आप चाहोगे तानाशाही तरीकों से सत्ता और नंबर के दम पर वो होगा। तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है। आपने मैं आपसे ले लूं सिर्फ